हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के लिए जो मीटिंग 27/10/2023 को हुई थी, उसके क्या आउटकम आए हैं, इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो ये जो मीटिंग हुई थी नेगोशिएशंस कमिटी ऑफ आईबीए, जहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ एमवी राव ने भाग लिया था आईबीए के तरफ से, और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में मीटिंग हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझिए। यहां आपको समझ में आएगा कि जो आईबीए के तरफ से 15% का ऑफर दिया गया है, इनिशियली जो ऑफर दिया गया है यूनियंस को, ये किस प्रकार से आपके सैलरी में किस प्रकार से ये इफेक्ट करेगा, कितना परसेंट आपका ग्रॉस सैलरी में इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये सारी चीजों का डिस्कशन यहां करने वाले हैं हम। तो ध्यान से समझिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हर चीज आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस प्रकार के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, और यहां समझिए, जो 27/10/2023 को जो मीटिंग हुई थी, इसके लिए 28/10/2023 को एक सर्कुलर जारी किया गया है यूनियन के द्वारा, एआईबीए के द्वारा। इसमें से मेनली 3 पॉइंट के बारे में यहां पे बताया गया है। यहां पे फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें यह बताया जा रहा है कि कब कब मीटिंग किस प्रकार से हुई थी। आपको मेन समझने वाली जो चीज है, ये 3 पैराग्राफ जो लास्ट के हैं, इसे हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके हम जो भी यहां पे चीजें बताई गई है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो क्या है कि आईबीए हैज ऑफर्ड एन इंक्रीज ऑफ 15% ऑन पे स्लिप कॉस्ट एज पर 31 मार्च 2022। अब ये क्या चीज है? देखिए, आईबीए का ये कहना है कि 15% का हम इंक्रीज आपको देंगे। किस पे देंगे? पे स्लिप कॉस्ट पे। अब पे स्लिप कॉस्ट क्या है, इसके बारे में अभी हम समझेंगे, लेकिन यहां पे समझिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आईबीए के तरफ से इनिशियली 15% का ऑफर दिया गया है। इसका मतलब है कि इससे और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, लास्ट सेटलमेंट की बात करिए, जहां से आईबीए 2% 2.5% से स्टार्ट करता था, और फाइनली जो सेटलमेंट हुआ था वो 15% पे ही आकर के हुआ था। लेकिन अभी यदि आईबीए खुद से ही 15% का ऑफर दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आगे ये इंप्रूवमेंट होने वाला है। अब यहां पे यूनियन का क्या स्टैंड है? तो यूनियन के तरफ से बोला गया है कि जो भी आपने ऑफर दिया है उसको फर्दर इंप्रूव करिए। इसका मतलब है कि यूनियन ने खुद से कोई ऑफर यहां पे रेज नहीं किया है। तो आप ये बताइए कि यूनियन को कितना करना चाहिए ताकि एक रिस्पेक्टेबल वेज रिवीजन इस बार हो सके? मेरे अनुसार से कम 25% का यूनियन डिमांड करेगा, मुझे जहां तक लगता है, और ये सेटलमेंट फाइनली आपका 20% के आसपास हो सकता है। ठीक है, जो कि एक अच्छा सेटलमेंट माना जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहां पे हम बात करते हैं कि ये जो 15% ये जो इंक्रीज दे रहा है, ये किस चीज पे इंक्रीज है? तो यहां पे आप देख रहे हैं कि पे स्लिप कॉस्ट है, इस पे आपको इंक्रीज मिलेगा। अब ये क्या होता है, समझिए। अब ये जो पे स्लिप कॉस्ट है, ये आपका 31 मार्च 2022 को लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेज रिवीजन जो ड्यू है, वो कब से है? तो 1 नवंबर 2022 से आपका ड्यू है। तो जहां पे आपका इसका देखिए कि फाइनेंशियल ईयर जो है, ये क्या है? 31 मार्च 2022। तो इस डेट में यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इसे एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि कितना पे स्लिप कॉस्ट है। पे स्लिप कॉस्ट मींस क्या हो गया कि बैंकों का जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, पूरे बैंकिंग जो बैंकिंग है जिसका रिवीजन किया जा रहा है, उसका जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है वो देखा जाता है कि कितना है। उस कॉस्ट पे 15% का इंक्रीज देने की बात की गई है। अब जैसे कि लास्ट जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ था, उसमें यदि हम बात करें तो पे स्लिप कॉस्ट कितना था? तो आपका 52,654 करोड़, ये आपका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट था। ये यदि हम बात करें तो ये किस डेट को था? तो 31 मार्च 2017। क्यों? क्योंकि आपका जो लास्ट सेटलमेंट था वो ड्यू कब था? तो 1 नवंबर 2017 को। तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2017। यहां पे देखा गया कि एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट कितना था? 52,654 करोड़। अब इस पे इंक्रीमेंट दिए गए थे, इस पे इंक्रीज दिया गया था 15% का। तो यही पे स्लिप कॉस्ट है कि आपके, यदि हम बात करें कि 31/3/2022 को पे स्लिप कॉस्ट कितना होता है,
तो उस पे 15% का इंक्रीज दिया जाएगा। और जो भी अमाउंट आएंगे उस चीज को अलग अलग जो आपके कंपोनेंट है उसमें डिवाइड करके आपको फाइनली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके सैलरी में 15% डायरेक्ट इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन यहां एक चीज समझिए, यहां पे कैलकुलेट करके हम आगे कोई वीडियो में देखेंगे। यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है तो इस चीज को भी अलग वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इस वजह से यहां शॉर्ट में बताया जा रहा है। अब यहां पे समझिए, यदि आपको निकालना हो कि 15% जब इंक्रीज, मान लेते हैं कि सिर्फ 15% ही इंक्रीज हो रहा हो, ऐसे आगे और भी होंगे, तो कितना आपकी सैलरी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। आप ऐसा करिए, जैसे इसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे कि यहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आया, आपका जो पे स्लिप कॉस्ट आया है, इस पे 15% का इंक्रीज आपको दिया जाता है। ठीक है, अब जो भी इंक्रीज आपको दिया जाएगा वो डिवाइड किए जाएंगे, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी वर्कमैन हैं, उसके बीच में क्या करेंगे, डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए कि कुछ सालों से क्या है कि बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, इसके मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा जो है सो डिवीजन स्टाफ्स के बीच में नहीं होगा, जिसके वजह से ज्यादा यहां पे आपको बेनिफिट होना होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है ये भी बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है, आपका पे स्लिप कॉस्ट बढ़ता है। तो जब यहां पे कोई बढ़ा हुआ चीज पे आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा आपका होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं शॉर्ट में, ऐसे कैलकुलेट करके हम बाद में दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। यहां ये समझ सकते हैं कि जो भी 15% यहां पे है, अपने ग्रॉस सैलरी में, अपने जो भी अभी आपको ग्रॉस सैलरी मिल रही है उसमें आप यहां पे 18 to 20% का आप इंक्रीज यहां पे अपना करके देख सकते हैं कि कितना बन रहा है, उतना आपको सैलरी में फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद भी देखिए इसमें बहुत सारी चीजें और है। लोड फैक्टर कितना दिया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। स्पेशल पे किस प्रकार से कितना दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें भी फर्क पड़ेंगी। लेकिन यहां पे अभी हम डायरेक्टली बात ये कर रहे हैं कि लगभग कितना फर्क पड़ेगा, तो आपको 18 to 20% का फर्क पड़ेगा यदि सिर्फ 15% का यहां पे इंक्रीज आपको दिया जाता है तो। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात होगी, एक अच्छा रिवीजन होगा यदि आपका फर्दर और इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिलता है तो। आप बताइए कि कितने परसेंट आपको इंक्रीमेंट लगता है कि उम्मीद है कि होना चाहिए, और आपके जो यूनियन है उसके तरफ से कितना डिमांड किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि एज पर आईबीए रिवाइज्ड पे स्केल वुड बी वर्कड आउट बाय मर्जिंग डियरनेस अलाउंस अप टू 8088 पॉइंट। ये जो आपको डीए पॉइंट्स है इसे मर्ज किया गया है। ये ऑलरेडी मींस जो है सो इसकी बात हो चुकी है कि इतना डीए पॉइंट को मर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इसका भी हम सेपरेट वीडियो बना करके आपको हम बताएंगे। लेकिन यहां पे ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि जो सर्कुलर निकले हैं उसमें क्या चीजें बताई गई है। तो 8088 पॉइंट्स का यहां पे मर्जर जो है डीए का किया जाएगा बेसिक्स में। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब एक चीज और समझिए, यहां पे जो मेन चीज समझने वाली बात है, हालांकि डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, कि जो डीए है वो डीए आपका जो 1960 के अनुसार से जो बेस ईयर है, जैसे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो सीपीआई है ना, इसी की बेसिक सीपीआई आपका इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है ना, इसके लिए जो सीपीआई है इसका बेस ईयर जो है खास करके इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, तो इसके लिए 1960 का बेस ईयर लिया जाता है, जिसमें कि 100 इज इक्वल टू 100। इक्वल टू 100 का मतलब क्या है कि वेटेज दिए जाते हैं अलग अलग चीजों का, कि फूड जैसे फूड आइटम है तो उसमें कितना वेटेज देना है, क्लॉथ्स में कितना वेटेज, इस तरह से अलग अलग आइटम्स जो लिए जाते हैं है ना, पिकअप किए जाते हैं, तो उसमें वेटेज होते हैं और वो वेटेज आपको सारे मिला करके 100 के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे 100 का मतलब ये है। तो यहां पे जो आगे बात हो रही है कि ये जो बेस ईयर 1960 है इसे 2016 किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या इफेक्ट होगा, तो यहां पे क्या मतलब होता है कि 1960 और यहां पे अभी 2016 को यदि हम लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए एक्चुअली यहां क्या होगा कि जो एक्चुअल इन्फ्लेशन होता है उस चीज का यहां पे एक्चुअल आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 1960 में क्या किसी चीज का रेट था उसके आधार पे आज का आप रेट निकालने की कोशिश करते हैं किसी चीज से, तो उससे बेटर होगा कि 2016 के आधार पे आप निकालने की
कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इस तरह से फर्क पड़ेगा। अब यहां पे देखिए ये क्या है कि वर्किंग ग्रुप हैज एग्री टू रिकमेंड द सेम टू निगोशिएटिंग कमिटी, और यहां पे ये चीज को निगोशिएटिंग कमिटी के पास रेफर किया गया है और ये चीज को यहां पे एग्री किया गया है, मान लिया जाएगा लगभग। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है कि ऑप्शन फॉर रिजाइंड वॉलेंटरली रिटायर्ड एम्प्लॉय टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम। अब ये क्या है? ये क्या है कि पहले क्या होता था, पहले आपका एक सीपीएफ, ठीक है, सीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये भी होते थे और आपका पेंशन स्कीम जो है ये है। तो जिन्होंने पेंशन स्कीम ऑप्ट नहीं किया था वो सीपीएफ को क्या है कि ऑप्ट करते थे। ठीक है, तो जब सीपीएफ वाले जब रिजाइन कर दिए या तो उन्होंने वीआरएस ले लिया, तो क्या है कि पेंशन स्कीम से वो जुड़ नहीं पाए। इसके वजह से यहां ऑप्शन से दिया गया है कि वैसे इंप्लॉय जिन्होंने सीपीएफ को ऑफ किया था, वैसे इंप्लॉय जो है सो पेंशन स्कीम का यहां पे वो पेंशन स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा यहां पे बताया गया है। बात समझ में आ रही है? तो आईबीए हैज एक्सप्रेस्ड देयर इंक्लिनेशन टू एग्री टू दिस मैटर, और इस मैटर पे आईबीए ने एग्री करने की बात यहां पे कही है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स शॉर्ट में हमने आज वीडियो को समझा, जो 3 पॉइंट निकल के आए थे। डिटेल में यदि सर्कुलर आता है तो क्या क्या पॉइंट आते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यदि आपको समझ में आया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए, और नहीं है तो आगे की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और दूसरी चीज है कि यहां पे इस चैनल पे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन से रिलेटेड भी वीडियो मिलते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।